हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अरे सुयू बेटा सुन, जरा धीरे धीरे चल, कोई गाड़ी आ गई तो सुन तो। सुने ना मेरी बेटी, प्यार से सुयू ही बुलाती हूँ उसे। मेरे हाथ में इतना सामान था तो हाथ पकड़ नहीं सकती थी उसका। तभी सामने से तेज गति से बाइक आई, जिसे देखकर सुयू घबरा गई और घबराहट में उसके कदम ठिठक गए। न आगे बढ़ पाई न पीछे हो पाई। मैं सब सामान वहीं छोड़कर उस तक पहुंची। तब तक वो तेज रफ्तार बाइक निकल चुकी थी और सुयू की घुटी घुटी चीख कानों में गूंजने लगी। घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो गई। किसी अनहोनी की आशंका से मैं मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, पर अपनी बच्ची को सही सलामत देखने की आस में मुड़कर देखा तो पाया एक सबसी दिखने वाली महिला मेरी बेटी को चुप करा रही है और उसके कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ रही है। मैं दौड़कर सुयू के पास पहुंची और उसे गले लगा लिया। भीगी भीगी आंखों से महिला को धन्यवाद दिया। बेटी को चुप कराया और सामान उठाने लगी तो वो महिला मेरे करीब आई। कहने लगी, आप नए आए हैं यहाँ, पहली बार ही देखा आपको और इतना सामान, मैं कुछ मदद कर दूं? मैं थोड़ा झिझक रही थी। जी मेरा नाम नेहा है, मैं सामने ही रहती हूँ, आप मेरी मदद ले सकती हैं। और उसने सामान घर में रखने में मदद की। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा, नई जगह है, सेट होने में समय लगता है। मैंने धन्यवाद बोलकर विदा किया। सब सामान जैसे तैसे रखकर लंच बॉक्स निकाला और सुयू को खाना खिलाकर सुला दिया। हम आज ही इस कॉलोनी में शिफ्ट हुए हैं। बड़ा सामान तो गाड़ी से कल ही आ गया था, पर आज कुछ बचा सामान और हमें यहाँ टैक्सी से आना था, क्योंकि पति ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे तो अकेले ही मैनेज करना था। कुछ देर बाद उठकर रसोई का सामान निकाला और रसोई सेट कर दी। बड़े सामान और बाकी व्यवस्था के लिए मुझे इनके आने का इंतजार था, जो अगले दिन ही खत्म होने वाला था। तो एक कप चाय बनाकर आराम कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठ गई। बहुत सुकून महसूस हो रहा था। चारों ओर पसरी खामोशी में चाय खत्म करके आंखें बंद करके बैठी थी कि आंखों के सामने उसी महिला का चेहरा घूमने लगा। दिखने में सभ्य परिवार की लगती थी, आवाज भी बड़ी मधुर थी उसकी। अच्छा पड़ोसी मिल जाए तो यह सबसे बड़ा सुख होता है, हम जैसे दूसरे शहर से आए परिवार के लिए। बस एक बात बेचैन किए जा रही थी, वो थी उसकी आंखें सूनी सी। आंखों में कहीं गहरे कोई उदासी छिपी नजर आ रही थी, जिसने बड़ा विचलित किया था मुझे। फिर सोचा, हम औरतें कभी कभी बहुत ज्यादा ही सोचने लगती है। पता नहीं क्यों एक अनहोनी की आशंका घिरी रहती है हमें। इस तरह से मैंने अपने विचारों को विराम देने की कोशिश की। 15 दिनों में घर बहुत अच्छे से सेट हो गया और कॉलोनी में आसपास के काफी परिवारों से जान पहचान भी हो गई। इस बीच 2-3 बार नेहा भी आई मुझसे मिलने और सुयू भी उसके साथ खूब खुश रहती। पर मैं नेहा के बारे में इतना ही जान पाई थी कि उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं है अभी और जॉइंट फैमिली में रहती है। एक दिन मैं शाम को पार्क में बैठी थी और सुयू नेहा के साथ झूले का आनंद ले रही थी। नेहा झूला देती और सुयू हंसते हुए झूला झूलती। मैं इन दिनों में नोटिस किया कि जब भी सुयू नेहा के आसपास होती तो नेहा की हंसी ममतामयी हो उठती और उसकी आंखें सजल स्नेह से ओतप्रोत। मैं उन दोनों के खेल में मग्न थी कि तभी हमारी पड़ोसी शिखा जी आकर मेरे पास बैठ गई। बातों बातों में कहने लगी, ए झूला झूल रही है, वो आपकी बेटी है ना? क्या नाम बताया था आपने? जी सुनैना नाम है, प्यार से हम सुयू बुलाते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी प्यारी बेटी है आपकी, पर मुझे डर है कि कहीं नजर ना लग जाए उसे। हर किसी के साथ खेलने देती हैं आप तो उसे। शिखा जी चेहरे को टेढ़ा करते हुए बोली, जी क्या कह रही हैं आप? मैं थोड़ा गुस्से में बोली, अरे आपको क्या पता सुनीता जी, आप तो नई आई है यहाँ, बाकी तो पूरी कॉलोनी वाले जानते हैं। लगता है कोई साया है इस पर। एक तो बांझ है, ऊपर से किसी भी बच्चे को ऐसी नजर से देखती है कि बीमार पड़े बिना नहीं रहता हो, और अगर कोई गलती से छू ले बच्चे को तो भगवान ही मालिक है। 2 घर छोड़कर वो जो अग्रवाल जी रहते हैं ना, उन्हीं की बेटी को खा गई।
अरे यह क्या बकवास कर रही हैं आप? एजुकेटेड होते हुए भी आप इन बातों को मानती हैं? आश्चर्य है। जरा इन तकियानुसी बातों का पर्दा हटाकर निश्चल मन से देखिए, कितनी ममता भरी है इन नजरों में। मैंने समझाने के भाव से कहा, हमें क्या, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं और आप हम पर ही बरस पड़ी। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गुस्से में कहते हुए वे चली गई और छोड़ गई मुझे मेरे आशंकित मन के साथ। अंधेरा घिरने लगा था तो नेहा से विदा लेकर हम घर आ गए, पर शिखा जी की बातों से मन बड़ा खराब हो गया। फिर सोचा कल नेहा के घर जाकर मिलती हूँ, शायद कुछ पता चले। अगले दिन सुइयों को स्कूल भेजकर जल्दी से काम निपटाया और नेहा के घर चली गई। डोरबेल बजाई तो थोड़ी देर बाद नेहा ने ही दरवाजा खोला। मुझे देखकर बड़ी खुश हुई। उसने परिवार के सभी सदस्यों से मेरा परिचय करवाया। सास ससुर, एक देवर और नेहा व नेहा के पति, कुल 5 लोगों का परिवार है इनका। नेहा के जेठ जेठानी भी हैं जो दूसरे शहर में रहते हैं, जिनके 2 बच्चे हैं। कुछ देर बाद मैं उनसे विदा लेकर घर वापस आई, पर मुझे वहां के माहौल से कुछ पता नहीं चला। सब बिल्कुल नॉर्मल लगा। शाम को पार्क में गई, लेकिन आज नेहा नहीं आई थी। पर वहां मिसेज अग्रवाल मिल गई, जिनसे कभी कभार बात हो जाती थी। मैंने उनसे सीधे ही पूछ डाला बिना किसी भूमिका के, आपकी बेटी को क्या हुआ था? नेहा जी का इन सब से क्या संबंध है? वे सकपका गई, पर मेरे रिक्वेस्ट करने और कल की घटना का जिक्र करने पर वे बोली, जी इस बारे में मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर पाऊंगी। कल आपके घर आऊंगी, वही सब बताऊंगी। मैंने धन्यवाद किया और घर लौट आई। आज रात कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थी। नींद आंखों से ओझल हो चुकी थी। बस सुबह का इंतजार था। दिमाग तो बहुत से तर्क दे रहा था, पर दिल कहता था कि वो निश्चल ममता से भरी हुई आंखें झूठी नहीं हो सकती। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो सर में बहुत दर्द था। रात को सो नहीं पाई ठीक से, फिर भी हिम्मत करके उठी। सुयू को स्कूल भेजकर काम निपटाया और इंतजार करने लगी मिसेज अग्रवाल का। काफी देर इंतजार किया पर वे नहीं आई, पर अब मुझ में सब्र करने की हिम्मत नहीं बची थी। मुझे सच जानना था। मैं खुद ही मिसेज अग्रवाल के घर चली गई। मुझे देखकर वह बोली, अरे आप आज थोड़ा लेट हो गया काम निपटाने में, बैठिए मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, मैं नाश्ता करके आई हूँ। आप प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ था। जी ये है मेरी बेटी तनु, वे तस्वीर की तरफ इशारा करके बोली। 1.5 साल पहले की बात है। तनु और सिया नेहा के घर में छत पर खेल रही थी। मैं अपने घर पर खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा के ससुर जी का फोन आया कि तनु छत से गिर गई है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। मैं नंगे पैर ही दौड़ पड़ी। बिना देर की अस्पताल ले गए, पर मेरी तनु को बचा नहीं पाए। सिर पर चोट लगी थी, काफी खून बह गया था। कहते हुए वे जार जार होकर रोने लगी। सांत्वना के 2 बोल भी नहीं निकल पाए मेरे मुंह से। उनका दर्द ही इतना बड़ा है कि हर शब्द छोटा जान पड़ता था और मेरा दिमाग कई सारे प्रश्नों के बीच उलझा हुआ था। आखिर बिना सांत्वना दिए ही पूछ बैठी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये सिया कौन है? कृपया खुलकर बताएं ताकि मैं कुछ समझ पाऊं। सिया नेहा की जेठानी की लड़की है। पहले वे यहीं रहते थे। उनके जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तनु, सिया और संजू सिया का भाई, तीनों साथ ही खेलते थे। उस दिन बारिश की वजह से मैदान में कीचड़ बहुत हो गया था, जो तीनों नेहा के घर ही खेल रहे थे। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ आपका गम बहुत बड़ा है। आपके दर्द को मैं इसलिए महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। पर सब लोग नेहा के लिए क्यों कहते हैं कि उस पर कोई साया है और बच्चे को दूर रखो उससे। मिसेज अग्रवाल बोली, वो तो अभागी है बेचारी। भगवान भी पता नहीं कैसे कैसे खेल रचता है। किसी की झोली में इतनी खुशियां देता है कि समाती ही नहीं है, और किसी किसी के भाग्य में खुशी का एक कतरा तक लिखना भूल जाता है। 5 साल पहले ब्याह करके आई थी इस घर में, तब तो दुल्हन के जोड़े में भी मासूम गुड़िया सी नजर आ रही थी। घर में जेठानी का दबदबा था। उन्होंने शादी के दूसरे साल में ही पोते का मुंह जो दिखा दिया था। सास ससुर सब उसी का गुणगान करते और उसी की बात को तवज्जो देते। नेहा शांत स्वभाव की है, सबका दिल आसानी से जीत लिया ससुराल में।
लेकिन जेठानी को यह बात रास नहीं आती थी। उसे लगता कि उसका एक छत राज न छिन जाए, इसलिए हमेशा कोशिश करती नेहा को नीचे दिखाने की। लेकिन नेहा कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती और जेठानी के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखती थी। नेहा के आने के बाद जेठानी के बच्चों के लगभग सभी काम, जैसे सुबह तैयार करना, स्कूल से आकर खाना खिलाना, पढ़ाना, सभी नेहा ही करती। उसे बच्चे बेहद पसंद थे। खासकर उसका मन सिया की तरफ बहुत था, क्योंकि लड़की होने की वजह से जेठानी सिया को सिर्फ बड़ा कर रही थी। बचपन में जिस स्नेह और अपनेपन की जरूरत होती है वो सिया को मिला ही नहीं। दादी और जेठानी दोनों मिलकर सिया को जब तब डांट देते। गलती संजू की होती, फिर भी डांट सिया को ही पड़ती। नेहा के आ जाने से सिया को जैसे नई माँ मिल गई थी। भले ही सिया पेट से नहीं जन्मी थी नेहा के, लेकिन असल में वही उसकी माँ होने का फर्ज निभा रही थी। इसी बीच नेहा ने खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है। घर में सभी खुश थे सिवाय जेठानी के, क्योंकि जेठानी को लगने लगा अगर इसके लड़का हो गया तो मेरा एक छत्र राज कायम नहीं रह पाएगा। कुछ समय बाद नेहा का अचानक गर्भपात हो गया। कोई कुछ समझ नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी कमजोर है, इसलिए ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इस तरह से एक के बाद एक उसके 5 बार गर्भपात हो गया और बहुत ध्यान रखती। उसके पति महेश भी पूरा ख्याल रखते, पर नतीजा वही का वही। नेहा बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने नेहा को समझाया कि उसकी बच्चेदानी कमजोर है और वह बच्चे का वजन नहीं ले पाती, इसलिए बच्चा ठहर तो जाता है लेकिन पूरा पनप नहीं पाता और गर्भपात हो जाता है। अच्छा, बच्चे नहीं हो रहे इसलिए मनहूस का तमगा लगा दिया, लेकिन उस पर साया है। किसी का यह बात क्यों कही उन्होंने? मिसेज अग्रवाल बोली, उन्हीं दिनों जब नेहा काफी कमजोर थी तनु के साथ यह हादसा हुआ था। सभी कह रहे थे कि पैर फिसलने से गिर गई, लेकिन एक माँ का मन कैसे विश्वास करता? मेरा मन नहीं मान रहा था ये सब दलील। और इस घटना के महीने भर बाद ही नेहा के जेठ जेठानी दूसरे शहर बस गए अपने बच्चों के साथ। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उनके जाने के बाद एक दिन नेहा मेरे पास आई थी सांत्वना देने। तब मैंने उसे प्यार से पूछा तो जो उसने बताया एक बारी विश्वास ही नहीं हो पाया। तो बोली, उन दिनों मैं बहुत कमजोर थी, खड़े होने पर भी चक्कर आ रहे थे। फिर भी जेठानी जी अपने साथ छत पर ले गई कि खुली हवा में तुम्हें अच्छा लगेगा। वहीं पर सिया और तनु खेल रही थी। छत पर पहुंचे तो जेठानी ने देखा कि जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो बारिश से गीले हो गए। वे गुस्से में सिया की तरफ एक कहते हुए बढ़ी कि तुझसे कहा था ना कि सूखे कपड़े हटा लेना छत से। जब देखो तब बस खेल में लगी रहती है। और उसे जोर से एक तमाचा जड़ दिया। वह बेचारी डर गई। मैं उसे बचाने उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इतने में ही जेठानी जी सिया को बुरी तरह पीटने लगी। तनु भी डर कर रोने लगी। वे छत के बिल्कुल किनारे पहुंच चुकी थी और तनु सबसे पीछे खड़ी थी। डर की वजह से वो पीछे खिसकती गई और किनारे पर जेठानी ने सिया को धक्का दिया। उसका एक हाथ मैंने पकड़ लिया और दूसरे से तनु को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो पता चला कि तनु को नहीं बचा पाए। मुझे माफ कर दीजिए, अब जो होना था सो तो हो चुका, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुमने तो बचाने की ही कोशिश की थी ना, पर तुम चुप क्यों रही? तुम्हारी जेठानी ने पूरी कॉलोनी में अफवाह फैला दी कि तुम पर कोई साया है, तुमने तनु को मारा है। क्योंकि तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे इसलिए वो भी शहर छोड़कर जा रही है कि तुम कहीं उसके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दो। सच बताओ, तुम चुप क्यों हो? क्यों उस औरत को बचाने की कोशिश कर रही हो जिसने अपनी बच्ची तक को नहीं बख्शा? बताओ नेहा। नेहा बोली, मैं जब से शादी करके आई तभी से सिया को प्यार और स्नेह के लिए तड़पते ही देखा। एक छोटी सी बच्ची को सिर्फ इसलिए दुत्कार मिलती थी क्योंकि वह एक लड़की है। एक बच्चा माँ के सबसे करीब होता है। जब घर में भाई बहन के बीच झगड़ा होता है या कोई बड़ा डांट देता है तो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है प्यार पाने के लिए, क्योंकि बच्चे को विश्वास होता है कि चाहे सभी उसके खिलाफ खड़े हैं पर माँ फिर भी प्यार करेगी, सबकी डांट से बचाएगी। पर जब वही माँ दुत्कार दे बच्चे को तो
उसका विश्वास डगमगा जाता है। फिर वह लाचार घर के बाकी लोगों में स्नेह तलाशता है। अमूमन जॉइंट फैमिली में अगर माँ बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती तो घर के दूसरे सदस्य से दादा दादी, चाची या ताई उस बच्चे पर स्नेह लुटाते हैं, तो कहीं न कहीं से स्नेह की भरपाई हो जाती है, जो इन मासूम बच्चों की परवरिश का सबसे अहम घटक है। लेकिन सिया को यह स्नेह ना माँ से मिला, ना ही पिता से, और ना ही घर के दूसरे सदस्य से। 5 साल की बच्ची को पढ़ाने के बजाय घर के काम में मदद ली जाती थी, इसलिए घर में आते ही मैंने सभी काम अपने सिर पर ले लिए थे, ताकि उस मासूम को खेलने और पढ़ने का वक्त मिल सके। स्कूल भी सिर्फ लोगों के डर से भेजा जाता था, क्योंकि ना भेजने पर सभी पूछेंगे कि स्कूल क्यों नहीं भेजते। इस घर में आई तो इतना एहसास था कि ब्याह हो गया है मेरा, पर पत्नी, बहू, देवरानी, भाभी या सिर्फ नाम के ही रिश्ते लगते। लेकिन सिया को देखते ही मेरी ममता जाग उठी थी, आंखों में स्नेह के अश्रु बरसने लगे। बाकी रिश्तों को बाद में जाना, महसूस किया, लेकिन सिया और मेरे बीच के स्नेह के रिश्ते को पहले दिन ही समझ लिया। सभी कहते हैं कि नेहा बांझ है, उसके बच्चे नहीं होते, जरूर पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप किया होगा जिसका फल भुगत रही है। लेकिन मेरा मानना है दीदी कि मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किया है, जो उन्होंने शारीरिक क्षमता न होने पर भी मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। मैंने सुना है जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और उसे पहली बार छूती है, तभी से एक नेह की डोर जुड़ जाती है दोनों के बीच। बिल्कुल ऐसा ही एहसास हुआ था मुझे जब मैंने पहली बार सिया को प्यार से गले लगाया था। कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ दीदी, मेरे शरीर में दौड़ते लहू का हर एक कतरा इस बात की गवाही देता है कि मैं ही उसकी माँ हूँ। सभी रिश्ते खून के हो या जरूरी तो नहीं, रूहानी रिश्ते भी अपना अस्तित्व रखते हैं और खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा पाक और साफ होते हैं। उस दिन होश में आने के बाद देखा मेरे पास सिर्फ जेठानी ही थी। उन्होंने ही मुझे तनु के बारे में बताया। मैं बिलख पड़ी। इन सब में उस मासूम की जान चली गई, जिसका इन सबसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मैंने जेठानी को बहुत सुनाया और आपके पास आने वाली थी सच बताने के लिए, तो उन्होंने धमकी दी कि अगर किसी को सच बताया तो सिया का भी वही हाल करेगी जो तनु का हुआ। मैं डर गई, इसलिए चुप रही। फिर एक दिन जय जेठानी दूसरे शहर चले गए, पर साथ में सिया को भी ले गए। सिया के जाने के बाद मुझे उदास देखकर इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है मुझे, तो मैंने सारी बात इनको बताई और सिया को गोद लेने की इच्छा भी जताई। एक बार तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने सिया के प्रति जेठानी के रवैये पर गौर किया तो ये समझ गए। इन्होंने अपने जेठ से बात की पहले तो जेठानी नखरे करने लगी, लेकिन जब इन्होंने सब बात मालूम होने की बात कही तो वो इस शर्त पर राजी हो गए कि इस बारे में आपको ना बताया जाए। सिया को गोद लेने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आज सिया को लेने गए हैं। मैं आपको आज सच बताने आई हूँ, क्योंकि एक माँ होकर दूसरी माँ के साथ अन्याय होते नहीं देख सकती। आपको पूरा हक है सच जानने का। आगे का फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। मिसेज अग्रवाल बोली, सच बताकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है नेहा, क्योंकि एक ख्याल की आखिर क्या हुआ था तनु के साथ मुझे सोने नहीं देता था। कुछ भी करके मैं अपनी तनु को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, तुम्हारी जेठानी का असली रूप सबके सामने आना जरूरी है, ताकि सभी को समझ आए कि गुनाह की कोई माफी नहीं होती। देर से ही सही, सच सबके सामने आता ही है। इतना कहकर मिसेज अग्रवाल ने अपनी बात खत्म की। अब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। मेरे और मिसेज अग्रवाल की आंखें आंसुओं से भीगी थी। हम दोनों ही माँ हैं, लेकिन आज हमारी नजरों में उस माँ का दर्जा ऊंचा हो गया जो दुनिया की नजर में माँ नहीं है। लेकिन जब भी हमारे सामने ममता की मिसाल देने की बात आएगी तो नेहा के अलावा शायद ही कोई नाम हमारी जुबान पर आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।